मैं आकर शर्मा। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको जानते हैं, अभी तक हमने 3 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ दिए हैं। पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। दूसरा जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। और तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ा था। ये तीनों चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो कॉलम एंड स्ट्रट आता है, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका। चैप्टर 4 कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम एंड स्ट्रट, ठीक है, कॉलम एंड स्ट्रट, इसको हिंदी में भी हम बोलेंगे कॉलम एंड स्ट्रट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होते हैं कॉलम एंड स्ट्रट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में कॉलम यूज किए जाते हैं। कॉलम क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि कॉलम क्या करते हैं, वर्टिकल लोड को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे वर्टिकल लोड को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही जो हमारा स्ट्रट होता है ये भी क्या करता है, वर्टिकल लोड को सपोर्ट करता है। लेकिन कॉलम क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट कुछ एंगल पे होता है। तो इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी? तो बहुत सारे बिल्डिंग्स में हम अपने घर देख लें, चाहे वर्कशॉप देख लें, चाहे कोई स्टील की स्ट्रक्चर्स देख लें, कहीं भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे स्ट्रट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं, बहुत सारे टेंशन मेंबर होते हैं, कंप्रेशन ब्लॉक आते हैं, टेंशन ब्लॉक आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है ना, संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। हेडिंग लिख लीजिए, संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। ठीक, अब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कंप्रेशन ब्लॉक। अभी तो कुछ थ्योरी है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आएगा कंप्रेशन ब्लॉक। तो सबसे पहले कंप्रेशन ब्लॉक क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, मशीन या ढांचे आदि के अंग जिन पर संपीड़न भार लगते हैं संपीड़न टुकड़े कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई हमारा ब्लॉक है, ये कोई हमारा ब्लॉक है, इस पे क्या है, दोनों तरफ से, दोनों अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्रेशन ब्लॉक हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन ब्लॉक बोलेंगे। ऐसे ब्लॉक जिन पे संपीड़न भार लगते हैं, इस पे क्या लग रहा है, कंप्रेशन लोड लग रहा है। ये हमारा क्या है, कंप्रेशन लोड। अगर किसी भी टुकड़े पे दोनों साइड से या एक किसी साइड से कंप्रेशन लोड लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंप्रेशन ब्लॉक बोलते हैं। अब जो हमारे कंप्रेशन ब्लॉक होते हैं इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग भागों में हम इनको बांट सकते हैं। तो कंप्रेशन ब्लॉक जो होता है ये मेनली हमारा 3 अलग अलग भागों में बटाता है। ठीक है, 3 अलग अलग भागों में बटाता है। पहला वो जिसकी लंबाई काफी कम होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा कम होती है, इसको हम लिख सकते हैं पहला क्या होता है, जिसकी लंबाई काफी कम होती है, वेरी शॉर्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, लंबाई थोड़ी कम होती है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है। ये 3 तरीके की कंडीशन है, 3 तरीके का कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या होता है, पहले कंडीशन में क्या होता है, जिनकी टुकड़ों की लंबाई क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। पहले वाले में क्या, लंबाई काफी ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, यानी लंबाई क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है, लंबाई काफी ज्यादा कम होती है चौड़ाई की अपेक्षा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में क्या होता है, जो टुकड़ों की लंबाई होती है वे व्यास के 30 गुने से कम होती है। आप लिख सकते हैं शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट वाले में क्या होता है, जो इनकी लंबाई होती है वो व्यास के 30 गुने से कम होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं L is lesser than D multiplied by 50। ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 30 गुना कम है। और लॉन्ग वालों में क्या होता है,
लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है उसके 30 गुने से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपका कंप्रेशन ब्लॉक हो गया, वेट पड़े जिन पे क्या होते हैं, कंप्रेशन लोड लगते हैं, कंप्रेशन ब्लॉक कहलाते हैं। कंप्रेशन ब्लॉक 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है वेरी शॉर्ट, जिसमें डायमीटर ज्यादा होता है और लंबाई काफी कम होती है। दूसरे में क्या होता है, जो लंबाई होती है वो 30 गुने चौड़ाई इसके डाया के 30 गुने से कम होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जो लंबाई होती है वो डाया के 30 गुने से ज्यादा होती है। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट कॉलम। ये हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट कॉलम या फिर वेरी शॉर्ट कॉलम। यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। ये हमारा हो गया लॉन्ग कॉलम, ठीक है। इस तरीके के हमारे 3 कैटेगरी, 3 चीजें यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हम आपको अगली हेडिंग बताते हैं कि स्ट्रट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसको बताते हैं। ये तो अभी एक ऐसे ही ओवरव्यू मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कॉलम क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉलम। कॉलम क्या होता है, किसी ढांचे पर किसी भी स्थिति में वह सदस्य जिस पर हमेशा अक्षीय बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो कॉलम और स्ट्रट 2 अलग अलग चीजें होती है। अगर मैं आपको कॉलम बताऊं तो पहले मैं आपको स्ट्रट बताता हूं, फिर मैं आपको कॉलम बताता हूं, उस तरह से जल्दी समझ में आएगा। पहले मैं आपको स्ट्रट बताता हूं कि स्ट्रट क्या होता है। स्ट्रट एक इस प्रकार का मेंबर होता है, जिस पर क्या होता है, जिस पर कंप्रेशन लोड लगता है, मैं आपको ठीक से समझा रहा हूं। ये हमारा कोई मेंबर है, इस मेंबर पे क्या है, कंप्रेशन लोड लग रहा है, इस मेंबर पे क्या है, कंप्रेशन लोड लग रहा है, और ये इसकी एक्सिस होगी, ये एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। स्ट्रट इस तरह भी हो सकता है, और स्ट्रट इस तरह भी हो सकता है, स्ट्रट इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या आपके होगा, ये स्ट्रट है। स्ट्रट क्या है, एक तरह का कॉलम नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इंक्लाइन होता है। ये क्या है, इंक्लाइन कॉलम है। इंक्लाइन का मतलब ये किसी ना किसी एक एंगल पे होता है। अगर यहाँ से आप देखें तो क्या है, ये थीटा एंगल बना हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये थीटा एंगल बना हुआ है। तो किसी ना किसी, ये क्या है, एक कॉलम, एक एंगल पे होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रट डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसी ढांचे का किसी भी स्थिति में वह सदस्य है जिस पर अक्षीय बल कार्य करता है। इस पे क्या है, ये किसी भी स्थिति में रहेगा, तो इस पे क्या है, इस पे कंप्रेशन लोड काम करेगा, ये चाहे सीधा है या चाहे टेढ़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रट हो गया, ठीक है। अब आगे हम आपसे काम करते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। कॉलम क्या है, कॉलम एक स्ट्रट का स्पेशल केस है। ये क्या है, स्पेशल केस है किसका, स्ट्रट का। स्पेशल केस ऑफ स्ट्रट, ये स्ट्रट का स्पेशल केस है। और ये क्या होता है, ऑलवेज वर्टिकली, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा वर्टिकल ही होता है। इस पे भी क्या है, इस पे भी हमेशा क्या होता है, अक्षीय बल लगते हैं। इस पे क्या है, अक्षीय संपीड़न भार लगते हैं। ये इसका बीच का क्या है, बीच का एक्सिस है, एक्सिस पे क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे से दोनों तरीके से कंप्रेशन लोड लग रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉलम होता है,
ठीक है, कॉलम की डिफिनेशन में बता देते हैं, किसी ढांचे का वह ऊर्ध्वाधर सतह जिस पर सदैव संपीड़न बल कार्य करता है। इस पे क्या होता है, ऑलवेज कंप्रेशन फोर्स लगेगा, ऑलवेज वर्टिकल एंड कंप्रेशन फोर्स। इसमें हमेशा क्या होता है, कंप्रेशन लोड कार्य करता है। ठीक है, लगने वाले अक्षीय बल तथा उत्केंद्रीय बल दोनों हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, ये जो हमारा कॉलम होता है इस पे हमेशा क्या होता है, हमेशा और हमेशा हमारा ऐसे ही लोड लगता है, इसके एक्सिस पर ही लोड लगता है, और हमेशा जो लोड होता है वो वर्टिकल होता है। अब इसमें देखिए दो केस होता है, इसमें दो केस हो सकता है, तो दोनों केस के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला केस होता है इसेंट्रिक, एक सेकंड, हाँ, पहला केस होता है एक्सियल लोड, पहला होता है एक्सियल लोड और दूसरा होता है इसमें इसेंट्रिक लोड। ठीक, अब देखिए, अब जो हमारा कॉलम होता है ये कॉलम कुछ दो टाइप का होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक्सियल लोड क्या होता है, अगर कॉलम के एक्सिस पे लोड लग रहा है, बीच वाले एक्सिस पे लोड लग रहा है तो इसको एक्सियल लोड बोलेंगे। इसेंट्रिक क्या होता है, ये हमारा कॉलम है, कॉलम का एक्सिस ये कुछ है, एक्सिस पे लोड ना लग के क्या है, इसके बगल में कुछ लगे, एक्सिस पे लोड ना लग के इसके कुछ बगल में लगे। समझ लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल ई है, स्मॉल ई डिस्टेंस पे अगर हमारा फोर्स लग रहा है, स्मॉल ई पे हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है या लोड लग रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसेंट्रिक लोड हो जाएगा, ये हमारा इसेंट्रिक लोड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षीय भार और इसको बोलते हैं उत्केंद्रीय भार। आप नोट कर लीजिएगा, एक्सियल लोड का मतलब क्या होता है, अक्षीय भार, और इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिक लोड मतलब होता है उत्केंद्रीय। ठीक है ना, इसेंट्रिक मतलब होता है उत्केंद्रीय। तो ये हमारा हो गया कॉलम। कॉलम के मैंने दो टाइप्स बता दिए, एक सॉरी ये टाइप नहीं है, एक तरह से इसकी लोडिंग है, इसके लोडिंग के टाइप से दो तरीके से लोडिंग लग सकते हैं, पहला अक्ष पे लग सकता है और दूसरा उत्केंद्रीय जो अक्ष से कुछ दूर हट के लगे। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी काफी सारी चीजें मैं इसमें बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिखते रहिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो, अभी तो कॉलम मैंने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, कॉलम के क्लासिफिकेशन। तो पहला होता है, पहला है बेस डाउन लोड, बेस डाउन लोड के आधार पे। तो लोड के आधार पे ये दो तरह का होता है, अभी हमने आपको जस्ट बताया। पहला होता है एक्सियल, पहला होता है एक्सियल और दूसरा होता है इसेंट्रिक। पहला होता है एक्सियल, दूसरा होता है इसेंट्रिक। ठीक है ना, पहला क्या था, एक्सियल लोडेड, और दूसरा होता है इसेंट्रिक लोडेड। इसका डायग्राम मैं आपको बनवा चुका हूं, डायग्राम आप एक बार इसमें भी बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसका आता है बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। मैं आपको बाद में बताऊंगा सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो को बोलते हैं तनुता, तनुता अनुपात के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो मतलब तनुता अनुपात के आधार पे, तनुता अनुपात के आधार पे। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि तनुता अनुपात क्या होता है। ठीक है, इसके आधार से तीन टाइप का होता है। पहला होता है शॉर्ट कॉलम,
दूसरा होता है मीडियम कॉलम, तीसरा होता है लॉन्ग कॉलम। 3 तरीके के कॉलम होते हैं। जो शॉर्ट कॉलम होते हैं इनमें जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है वो 30 से ज़्यादा होती है। ठीक, मीडियम कॉलम में क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 30 और 120 से कम के बीच में होती है। और लॉन्ग कॉलम में क्या होती है, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो 120 से ज़्यादा होता है। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है क्या होती है 120 से ज़्यादा होती है। ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन रेशियो। अभी जब हम आपको बताएंगे कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इन सारी चीज़ों से, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, बेस्ड ऑन लोड। लोड पे 2 प्रकार का होता है, एक्सियल और सेंट्रिक लोड, आपको बता चुका हूँ। ये 3 होता है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कब होगा, जब सिलेंडरनेस रेशियो 30 से ज़्यादा होगा। मीडियम कॉलम कब होगा, जब 30 से 120 के बीच में होगा। और सिलेंडरनेस रेशियो जब 120 से अधिक होगा तो ये क्या होगा, ये आएगा लॉन्ग कॉलम में। अगला आता है स्थिति के आधार पर। तीसरा क्या आता है, स्थिति के आधार पर, बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन लोकेशन, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर भी 4 प्रकार का होता है। पहला होता है बोथ एंड्स आर हिंज्ड। दूसरा केस होता है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तीसरा होता है वन इज फिक्स अनदर इज फ्री। One end is fixed, one is fixed, is good. चौथा जो केस होता है वो आपका होता है वन इज फिक्स्ड अदर इज हिंज्ड। इन चारों के लिए 4 अलग अलग केस होता है। इन चारों के लिए 4 अलग अलग केस होता है। जैसे पहला क्या है कि दोनों सिरे जो होते हैं वो अगर हिंज है, दोनों अगर हिंज होते हैं तो एल की वैल्यू एल के बराबर होती है। दोनों हिंज होते हैं इसमें क्या होता है, एल की वैल्यू एल के बराबर होती है। फिक्स वाले केस में क्या होता है, फिक्स वाले केस में क्या होता है, एल बराबर एल/2 हो जाता है, एल इक्वल टू L/2 हो जाता है। एक फिक्स है एक फ्री है तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है 2L हो जाती है। और इसमें क्या है L/√2 हो जाता है, L/√2 हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ सही है, ठीक है, L/√2 हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ लोकेशन के आधार पे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें फिर आगे वन बाई वन सारी चीजों को बताऊंगा। अभी आप अपने के लिए नोट करिए इसको। ओके, आगे आते हैं।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कॉलम्स के टाइप पढ़ा, ठीक है। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो फेल कैसे होते हैं, ठीक है ना। कॉलम्स कैसे फेल होते हैं, तो अंगों का असफल होना, अंगों का असफल होना, फेलियर ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे फेलियर होते हैं, या फिर कॉलम हमारे किस तरह फेलियर होता है, ठीक है। तो उसके अलग अलग कंडीशन वो हमको पढ़ने हैं। फेलियर ऑफ ब्लॉक्स, फेलियर ऑफ ब्लॉक्स भी कर सकते हैं, फेलियर ऑफ कॉलम भी कर सकते हैं, फेलियर ऑफ जो हमारा कॉलम है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम या स्ट्रट किस तरह फेल होता है, ब्लॉक में दोनों चीज आ जाएगा, कॉलम भी आ जाएगा, स्ट्रट भी आ जाएगा। तो इनका फेलियर किस तरह होता है, ये जो होते हैं मेनली दो अलग अलग तरीके से फेल होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से फेल होते हैं। पहला जो होता है, पहले को हम बोलते हैं क्रसिंग लोड या डायरेक्ट कंप्रेशन लोड। क्रसिंग लोड या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन लोड। डायरेक्ट कंप्रेशन लोड ये होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो बकलिंग लोड होता है या फिर क्रिपलिंग लोड होता है। बकलिंग लोड बोलते हैं या फिर इसको क्रिपलिंग लोड बोलते हैं। ठीक, अब जो पहला वाला हमारा होता है क्रसिंग लोड होता है या डायरेक्ट कंप्रेशन लोड होता है, ये किसके लिए होता है, ये शॉर्ट कॉलम के लिए होता है। जब शॉर्ट कॉलम का फेलियर होता है तो वो इसी तरह होता है, और दूसरा जो होता है ये लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। अब एक हमारा बच गया मीडियम कॉलम, तो हम आपको आगे बताएंगे कि मीडियम कॉलम किस तरह फेल होता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रसिंग लोड के बारे में। क्रसिंग लोड क्या होता है, क्रसिंग लोड को हम डायरेक्ट कंप्रेशन लोड भी बोलते हैं, दूसरा होता है क्रिपलिंग या फिर बकलिंग लोड, ठीक है। तो अब हम इसको नोट कर लीजिए, तब हम हेडिंग 1 के बारे में पढ़ें। अब हम पढ़ते हैं क्रसिंग लोड क्या होता है या बकलिंग लोड क्या होता है। तो इस तरह के जो लोड होते हैं वो क्या होता है, किसी भी माना किसी पदार्थ के टुकड़े की लंबाई क्या, अगर किसी भी पदार्थ के टुकड़े की लंबाई काफ़ी कम होगी, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, जब भी हम लोड लगाएंगे तो बहुत तरीके के प्रतिबल पैदा होंगे, ठीक है ना। तो उस तरह के केसेस में मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। अगर ये हमारा कोई कॉलम है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, ये ऊपर और नीचे से क्या है, दोनों तरफ से कंप्रेशन लोड हमारा लग रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा लोड है ये हमारा क्या है, पीसी क्या शो कर रहा, कंप्रेशन लोड। मान लिया कि इसका लोड क्या है, कंप्रेशन लोड है, ठीक है। तो इस पे स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, स्ट्रेस का फार्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। लोड की वैल्यू क्या है, पीसी, और इसका एरिया क्या है, ए। तो यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू आ गई, स्ट्रेस इन कंप्रेशन की वैल्यू आ गई पीसी बाई ए। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमारा सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी जो हमारा है वो है क्रसिंग स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रसिंग स्ट्रेस। ये हमारा क्या है, क्रसिंग स्ट्रेस। पीसी हमारा क्या है, पीसी जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्रसिंग लोड होता है। ये हमारा क्या है, क्रसिंग लोड है। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अगर कॉलम हमारा कुछ इस तरीके से फेल होता है तो हम इस फार्मूले का, अगर हमारा कहीं भी शॉर्ट कॉलम का फेलियर हो रहा है न्यूमेरिकल में, आप ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल में अगर कभी भी शॉर्ट कॉलम का फेलियर हो रहा है तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, सिग्मा सी इक्वल टू पीसी बाई ए। इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, इसको हम फॉलो करेंगे, इस रूल को हम लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं क्रिपलिंग या फिर बकलिंग लोड। इसको मैनेज करता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
सही है। दूसरा क्या था? क्रिपलिंग या बफलिंग। ये किसके लिए होता है? लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। ये लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो लॉन्ग कॉलम में होती है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? ठीक। तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्या हुआ, जब लॉन्ग कॉलम का हमारा केस आ गया, ठीक है, जब कॉलम की लंबाई क्या है काफ़ी ज़्यादा लंबी रहेगी, तो क्या होगा, वो बकल कर जाएगा, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हमने केस में पढ़ा था, जब कॉलम की लंबाई काफ़ी कम होगी, जब कॉलम की लंबाई काफ़ी कम होगी, हम इस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये कुचल जाएगा, ये कुचल जाएगा, मतलब लोड लगाने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ कुचल जाएगा, ठीक है। कुचलना आप समझ रहे हैं ना, कुचल जाता है। लेकिन जब कॉलम की लंबाई ज़्यादा रहती है, तो कॉलम की लंबाई हमारी जब ज़्यादा रहती है, ठीक है, कॉलम की लंबाई हमारी जब ज़्यादा रहेगी, कॉलम की लंबाई हमारी ज़्यादा रहेगी, समझ लीजिए ये हमारा कॉलम है, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा लंबाई में लोड लगाएंगे तो क्या करता है, ये कुछ ऐसे बकल कर जाता है। आपने बकलिंग सुना होगा, हम आपको बकलिंग हम आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में बताया था कि ये क्या होता है, बकल कर जाता है इस तरह। बकलिंग दो प्रकार का होता था, हैगिंग या सॉगिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ एक्सिस से ऐसे अपने टेढ़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, बकलिंग होता है। ये हमारा क्या कर जाता है, बकल कर जाता है, ठीक है। तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब छोटा कॉलम होगा तो कुचल के टूट जाएगा, लेकिन इस तरह का कॉलम क्या होता है, वो बकल कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कॉलम की स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइलर्स या फिर यूलर्स, आप जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे, यूलर्स थे। यूलर्स ने क्या किया, अपना एक फार्मूला दिया, यूलर्स फार्मूला, उन्होंने फार्मूला दिया, यूलर्स फार्मूला, ठीक है। लॉन्ग कॉलम को ज्ञात करने के लिए आइलर्स ने फार्मूला दिया, इसका आइलर्स भी आप बोल सकते हैं, कुछ लोग यूलर्स भी बोलते हैं। आइलर्स ने क्या दिया, एक फार्मूला अपना दिया जिसको यूलर्स फार्मूला जानते हैं। ये फार्मूला हमारा होता है P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI LE का होल स्क्वायर, ये इन्होंने एक फार्मूला दिया, ठीक। यहाँ पे जो क्या है, P क्या है, आइलर्स लोड है, आइलर्स लोड है, ठीक। आप देख सकते हैं जैसे वहां पे पहले क्या था, वहां पे क्या था, पहले पीसी था, पीसी था तो क्रिपलिंग लोड आता था, यहाँ पे पी है तो आइलर्स लोड है, ठीक। ई क्या है, ई यंग्स मॉडुलस है, आप जानते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पूरा चैप्टर आपको भी पढ़ना है, ठीक है। एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, ई इलर्स लोड गया, ई क्या हो गया, अंगियल मापांक हो गया, आई क्या हो गया, जड़ तापन हो गया, और यहाँ पे एल क्या इफेक्टिव लेंथ या फिर समतुल्य लंबाई है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारा डिटेल था, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताएंगे हम आपको, जिससे कॉलम में भी जो बहुत सारी चीजें थे वो आपको क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं
इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट लेंथ। इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट लेंथ। इफेक्टिव या इक्विवेलेंट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य लंबाई। तो इसकी पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई वह लंबाई है जिसमें उसके बहकने पर आकार दोनों सिरे पर कब्जेदार कॉलम के बहके आकार जैसा होता है। एक बार और नोट कर लीजिए, किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई वह लंबाई है जिसमें उसके बहकने पर आकार दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम के बहके आकार जैसा हो जाता है। अभी हमने आपको 4 केस पढ़ाया था। दोनों इंड जो है वो हिंज रहेगा, फिक्स रहेगा, ये मैंने 4 केस पढ़ाए थे। इन्हीं चारों केस पे हमको इसको बताना है। तो केस पहला क्या था, बोथ इंड्स आर फिक्स्ड हिंज। इसको हिंदी में बोलेंगे जब दोनों सिरे कब्जेदार हो। दोनों सिरे कैसे हो, जब दोनों सिरे कब्जेदार हो, मतलब ये कोई हमारा कॉलम है, मैं आगे बता दूं, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा क्या कॉलम है। दोनों सिरे कैसे कब्जेदार होंगे, जब दोनों सिरे कब्जेदार होंगे और इसकी लंबाई टीएल होगी और इस पे अगर हम कंप्रेसर लोड या किसी तरह का लोड लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो इफेक्टिव लेंथ इसकी आएगी एल की बराबर। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ, ये वाली इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ जो बकल कर रही है वो आएगी एल के बराबर। एल के बराबर यानी इसमें बकलिंग जो होगा वो नहीं होगा, बहुत कम होगा। दूसरा क्या है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब क्या है, दोनों सिरे फिक्स हो गए हैं, दोनों सिरे फिक्स हो गए हैं। तो मैं इसको यहां पर लिखूं, पहला भी फिक्स, दूसरा भी फिक्स। इसकी टोटल लंबाई क्या है, तो जब दोनों सिरों को हम फिक्स कर देंगे, जब दोनों सिरों को फिक्स कर देंगे तो इसकी जो बकलिंग होगी कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, यहां पे जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी L/2। ठीक, यहाँ पे जो हमारी लंबाई थी वो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं इधर की इतनी लंबाई, इधर की इतनी लंबाई क्या होगी, खत्म कर दी। और ये बकल कहाँ से कर रहा है, कुछ बीच वाले हिस्से से बकल कर रहा है। तो ये दो केस हो गया। पहला क्या है, बोथ एंड्स आर फिक्स, दोनों सिरे कैसे हैं, कब्जेदार है, सॉरी दोनों सिरे क्या है, हिंज है या फिर पिन जॉइंट है। दूसरा क्या है, दोनों सिरे कैसे हैं, कब्जेदार हैं, दोनों सिरे सॉरी दोनों सिरे क्या बद्ध हैं। पहला कब्जेदार है, दूसरा कैसा बद्ध है यानी फिक्स्ड है। तीसरा हो गया one end is fixed, other is free। मतलब एक को फिक्स कर दिया गया और दूसरे को फ्री कर दिया गया है। जब फिक्स और फ्री का केस आएगा, एक को फिक्स कर दिया जाएगा और दूसरे वाले को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो इस केस में कुछ इस तरह से ये बकलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, L बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 3 केस हो गया। पहला केस ये आपका रहा
दूसरा केस ये आपका, तीसरा केस ये आपका। अब मैं चौथा बताता हूँ, इसमें डी बताऊँ। One end is fixed, other is hinged। एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को हिंज कर दिया। तो ऊपर वाला मैं फिक्स कर देता हूँ, नीचे का हिंज कर देता हूँ। टोटल लंबाई क्या है? जब एक को फिक्स कर देंगे, एक को हिंज कर देंगे, तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ मैं इसका डायग्राम देता हूँ। एक को फिक्स कर देंगे, एक को हिंज कर देंगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो यल अपॉन रूट 2। तो ये हमारा था इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ में आपने क्या किया, चारों प्रकार की जो चीजें होती हैं, चारों प्रकार की चीजों के बारे में आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया कि किसका मतलब क्या है, कौन सा क्या है, ठीक है। चारों प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ लिया। नोट डाउन करिए इसको, जल्दी से नोट डाउन करिए। एक दो और कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसको जल्दी से बता दो। ठीक है, मैं इसको इमेज करता हूँ। बिल्कुल आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये चैप्टर अभी मुझे 20 मिनट अगर और मिल जाए तो ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अगला टॉपिक आते हैं बकलिंग फैक्टर या फिर सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात, या फिर कभी कभी हम इसको क्या कह देते हैं, इसी को हम बकलिंग फैक्टर के नाम से बताते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम करिए, किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को कॉलम का तनुता अनुपात कहते हैं, ठीक है। किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई तथा उसके गुरुत्व केंद्र के घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को तनुता अनुपात कहते हैं, ठीक। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल टू तनुता अनुपात, यानी कि क्या हो गया, तनुता अनुपात इक्वल टू समतुल्य लंबाई और के मिनट। यहाँ पे के क्या है, क्या हमारा के जो है हमारा यहाँ पे घूर्णन त्रिज्या है। के को हम क्या कह सकते हैं, घूर्णन त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है। के हमारा क्या है, यहाँ पे घूर्णन त्रिज्या है। अब हम कुछ और चीजें इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कि सिलेंडरनेस रेशियो कैसे कैसे कितना कितना क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी दो केस आते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, कोई ये कॉलम है हमारा, ये बीच का एक्सिस है, एक्सिस हमारा क्या है, बीच का एक्सिस है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, डी है, ये वाली वैल्यू क्या है, ई है। तो अगर हम इसका आई एक्सेस निकालते हैं, आप लोगों ने आप लोगों ने मतलब पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो क्या हो जाता है इसका रेक्टेंगल के लिए बी डी क्यूब बाई 12,
इसका क्या हो जाता है बी डी क्यूब बाई 12। इसमें क्या केस है, डी इज ग्रेटर देन डी, इसमें बी क्या है डी से ग्रेटर है। लेकिन दूसरा केस हम इस तरह देखते हैं, इसमें डी की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। पहला केस कैसे क्या था हमारा, b की वैल्यू ग्रेटर है d से, तो ये वैल्यू आ गई बी डी क्यूब बाई 12। ठीक, इस वाले वैल्यू में क्या है b ग्रेटर देन है d से। इसमें भी क्या हो रहा है b जो है वो हमारा d से ग्रेटर देन है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हमको i एक्स नहीं i वाई वाई निकालना। i वाई वाई निकालते तो क्या होता है डी बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, उसमें वो वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं आगे देखता हूँ, आगे आप लोग देखते जाइए। ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मैंने फार्मूला लिखा था स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन के मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू ए के स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है आई इक्वल टू ए के स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या होता है एरिया होता है, क्या के क्या होता है के हमारा घूर्णन त्रिज्या होता है। तो अगर इस तरीके से हम इस फार्मूले को सही करते हैं, इस फार्मूले को सही करते हैं तो कुछ हमको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अब मेरा फार्मूला क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे मेरा मेन फार्मूला क्या है, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई एल ई का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूले में एल ई तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन आई की जगह अगर हम ए के स्क्वायर रख दें, आई की जगह हम ए के स्क्वायर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा पाई स्क्वायर ई आई की जगह ए के। अगर मैं के मिनिमम हटा देता हूँ, के मिनिमम अंडरस्टूड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी बराबर पाई स्क्वायर ई ए एल ई अपान के का होल स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं ना, ए को मैंने बाहर ले लिया और के स्क्वायर को मैंने इसके नीचे कर दिया, तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई स्क्वायर एल ई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं पी की वैल्यू को। ठीक है, अब मैंने ये दो चीज़ें क्यों बताई, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि अगर आप ए का वैल्यू पुट करते हैं, एक सेकंड, ठीक, ठीक, ये दोनों चीजें मैंने क्यों बताई, ये दोनों चीजें मैंने इसके लिए बताई। ठीक है, आई एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ मिलती है बी डी क्यूब बाई 12, यहाँ पे आई वाई वाई की मिलती है बी डी क्यूब बाई 12। ये मैंने किसके लिए बताई, ये मैंने यहाँ आई के लिए बताया कि हाँ अगर आई दिया है तो किस तरह आप निकालेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है,
ठीक है, एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बता दूँ। ठीक, एक फार्मूला है, एक और फार्मूला है। अभी तो आपने पढ़ा था शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम के लिए आपने पढ़ दिया कि क्रिप्टिंग लोड के फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू फाउंड करने के लिए, और अगर लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, आइलर्स के फार्मूला को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मीडियम कॉलम के लिए हमको अभी कोई चीज़ नहीं मिला। तो अगर हमको मीडियम कॉलम में बकलिंग फाइंड करना है या क्रिपलिंग फाइंड करना है या फिर जो भी उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर मीडियम कॉलम में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला है रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला। रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला है जिससे आप इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे कॉलम क्या होते हैं, बहुत छोटे कॉलम ट्रिपलिंग हो जाते हैं, कुचल जाते हैं, और बहुत लंबे कॉलम बकल कर जाते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला बनाया गया। ये फार्मूला किसके लिए होता है, दोनों के लिए होता है, मीडियम कॉलम के लिए। इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये मीडियम के लिए होता है, ये मीडियम कॉलम के लिए होता है। ये जो रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला है ये मीडियम कॉलम के लिए होता है, इसको मीडियम कॉलम के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/P। ठीक, जहां पे PC क्या है, जहां पे PC क्या है, क्रिप्टिंग लोड है। P क्या है, आइलर्स लोड है। ठीक है, P क्या आइलर्स लोड है, और PR क्या है, PR हमारा रैंकाइन लोड है। PR हमारा क्या है, रैंकाइन लोड है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद एक फार्मूला हमको आता है, उसका डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है। PR इक्वल टू सिग्मा C मल्टीप्लाइड A इज अपॉन 1 प्लस A LE अपॉन K का होल स्क्वायर। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जहां पे स्मॉल a की वैल्यू क्या है, सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक, और सिग्मा C क्या है, सिग्मा C इक्वल टू PC बाई A। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। लगभग इसमें जितना थ्योरेटिकल पार्ट था लगभग मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और कल से हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और स्मॉल a को क्या कहते हैं, रैंकाइन कांस्टेंट। स्मॉल a क्या होता है, रैंकाइन कांस्टेंट होता है, इसको रैंकाइन कांस्टेंट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू। आपसे फिर हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।